अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। T20 वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड ने जमाया कब्जा, पाकिस्तान को दी 5 विकेटों से शिकस्त। गुजरात असेंबली इंतखाबात में 12 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी MIM। MP इम्तियाज जलील ने दी जानकारी। मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने PM मोदी पर की तनकीद, कहा अपोजिशन लीडर की तरह बात करना वजीर आजम को नहीं देता जहर, जितना भी जहर उगले तेलंगाना की तरक्की नहीं रुकेगी। कम्युनिस्ट लीडर नारायणा ने वजीर आजम को बनाया तनकीद का निशाना, कहा सिंगारेनी कॉलरीज कोयला कंपनी का खून चूसने की चालें चल रहे हैं मोदी। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने दिलाया यकीन। और निर्मल में जश्न 200 साला उर्दू सहाफत के ज़मन में शानदार तकरीब का इनेकाद, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान समेत दीगर सहाफ़ियों को भी दिया गया मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने कैप्टन बाबर आजम के 32 रन, शान मसूद के 38 रन और शादाब खान के 20 रनों की बदौलत 137 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जानिब से मिले 138 रनों के टारगेट का बासानी पीछा करते हुए 1 ओवर बाकी रहते इसे हासिल कर लिया। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत काफ़ी खराब रही। शाहीन आफरीदी ने महज 1 रन के स्कोर पर एलेक्स हेल्स को पवेलियन वापस भेज दिया, लेकिन जल्दी विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी जानिब जोस बटलर ने पारी संभाली, ताहम दूसरी साइड से खेलने आए सॉल्ट 10 रनों पर हारिस रऊफ का शिकार बने। फिर खेलने आए बेन स्टोक्स ने मोइन अली और हैरी ब्रोक के साथ शानदार पार्टनरशिप करते हुए इनिंग को संभाला और इंग्लैंड को जीत से हमकिनार कराया। बेन स्टोक्स ने 49 बालों में 52 रन स्कोर किए। अपनी इनिंग में उन्होंने 1 सिक्स और 5 चौके भी लगाए। काबिल जिक्र है कि साल 2009 में पाकिस्तान पहली मरतबा T20 का खिताब जीतने में कामयाब रहा था, तो दूसरी जानिब साल 2010 में इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया कि 2 मरहलों में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त को फाइनलाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस साल गुजरात की 30 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मजलिस के लीडरान ने यह फैसला किया है कि सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा जहां मुस्लिम वोट के अलावा पसमानदा तबकात के वोट फैसला कुन होंगे। इसके अलावा इम्तियाज जलील ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी MCD के लिए तीसरी लिस्ट के तहत पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया। कल तेलंगाना का दौरा कर चुके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अब भी तनकीदों का सिलसिला जारी है। अब रियासती सिविल सप्लाईज मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने रिमार्क किया है कि मोदी जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको अपोजिशन लीडर की तरह बात करना ज़ैब नहीं देता। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के हुक्मरां चाहे जितना भी जहर उगले, रियासत की तरक्की नहीं रुकेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के लीडर नारायणा ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी जोंक की तरह सिंगारेनी कॉलरीज कोयला कंपनी का खून चूसने की चालें चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी 51% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन ब्लॉक्स अलॉट करने का इख्तियार मोदी हुकूमत के हाथ में है। उन्होंने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंगारेनी कानों के अतराफ मौजूद कोयले के ब्लॉक्स निजी शोबे को फरोख्त किए जा रहे हैं।
నేను ప్రైవేట్ పరం చేయడం లేదు, ఇది అబద్ధం చెప్తారు నాకు అని చెప్పని ప్రజలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పాడు. ఆయన చెప్పింది కరెక్టే. 51% మాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటే 49 కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. కాబట్టి ఆయన దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయలేడు. అయితే ప్రైవేట్ పరం చేయకుండానే బొమ్మగా పెట్టి జలగ ఏ విధంగా అయితే నొప్పి లేకుండా రక్తాన్ని తీసేస్తుందో అదే పద్ధతిలో జలగ అవతారం ఎత్తాడు. 2015లో చట్టాన్ని మార్చాడు. అంతకుముందు క్యాప్టివ్ మైన్స్ గా ఉండేది, కానీ క్యాప్టివ్ మైన్స్ నుంచి 2015లో దాన్ని కమర్షియల్ మైన్స్ గా మార్చాడు. మినరల్ మైనింగ్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే కమర్షియల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేసాడు. అంటే ఇప్పుడు సింగరేణి పరిధిలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు బ్లాక్స్ అన్నింటి కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది 15 పూర్తి ఖాళీ అయిపోతుంది. అది కొత్తగా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. సింగరేణి ఆటోమేటిక్గా చచ్చిపోతుంది, సహజమైన క్యాజువాలిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే బతికొండగానే చంపడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రయత్నం చేసి రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లోనే ఆయన ప్లాన్ చేశాడు. ఇంత పెద్ద ఘోరమైనటువంటి తప్పులు చేస్తూ ఎంత నిర్భయంగా చెప్పాడు. ఎవరు చూస్తే అబ్బా మోడీ ఎంత నిజం చెప్పాడు, కమ్యూనిస్ట్ ఎంత అబద్ధం చెప్పారు చెప్పేసి అందరూ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన హావభావాలు, వేష భాషలు అవన్నీ ఎన్ని సొంపుగా ఉంటాయి కదా. మరి 95% మీడియా మొత్తం ఆయన చేతుల్లో ఉంది కదా. అబద్ధాన్ని నిజం చేసే శక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది కదా, మా దగ్గర లేదు కదా. మీరు నిజం చెప్పినప్పుడు మీరు నమ్మిసేవారు. ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ఇది, అందుకే మీకు ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చాను రేటింగ్ లో. దేశం మొత్తం ఎందుకు కోడ్ ఇండియా అని ప్రైవేట్ పరానికి వెళ్లే పద్ధతి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. స్లోగా సింగరేణిని కూడా ప్రైవేట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. దాదాపు 1,20,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నటువంటి సింగరేణిలో ఇప్పుడు కేవలం 40,000 మందే ఉన్నారు. అంటే ఏమైంది, దీన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇది కోల్స్ కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీకి వెళ్ళే ఏర్పాట్లు జరగబోతున్నాయి. సింగరేణిని అడ్డంగా నరికేయబోతున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు సింగరేణి గురించి మళ్ళీ పదే చెప్పాడు? ఇంత తెలంగాణ రాష్ట్ర మొత్తం మీద ఉన్న సమస్యని పక్కన పెట్టి ఒక तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही रियासत में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हरीश राव ने सिद्दीपेट में केसीआर फ्री ट्रेनिंग कैंप के जरिए जिस्मानी फिटनेस की ट्रेनिंग हासिल करने वाले 300 उम्मीदवारों को अपने खर्च पर दूध, उबले हुए अंडे और फलों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजमत के लिए फिजिकल टेस्ट एग्जाम कामयाब करना जरूरी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हैदराबाद में सर्दी में इजाफा देखा गया है, वहीं आने वाले दिनों में सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि 18 और 19 नवंबर को तेलंगाना के कई मकामात पर शदीद सर्दी की लहर होगी। महकमे ने कहा कि शुमाली और मगरबी तेलंगाना के कई मकामात का इससे मुतासर होने का इम्कान है। बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद में 7 ता 10 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के शहर निर्मल में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के बैनर तले यादगार निर्मल के बेबाक सहाफ़ी व शायर सैयद अकील असद मरहूम जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त के ज़िमन में एक सादा ताहम पूरा असर तकरीब रशीद आलम अल हफीज़ी एडिटर दबंग सहाफ़त की क़यादत में मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर अजला निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, आसिफाबाद व अतराफ़ के उर्दू सहाफ़ियों की बेलौस खिदमात का एतराफ़ करते हुए मौलाना आज़ाद एक्सलेंस अवार्ड के अलावा शॉल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत भी पेश की गई।
तकरीब में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी सीनियर सहाफ़ी व क़ायद TUWJ IJUMA माजिद सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने शिरकत की, जबकि मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, रियासती जॉइंट सेक्रेटरी हबीब जिलानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व BBN प्राइम टाइम एंकर मोहम्मद अमजद अली, हैदराबाद सिटी सदर व BBN न्यूज़ एडिटर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, सीनियर सहाफ़ी ज़ैनुल आबिदीन को उनके सहाफ़ती ख़िदमात का एतराफ़ करते हुए मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया और शाल पोशे की गई। निर्मल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अजीम बिन याहिया और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा दीगर अज़ला के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी तरह आदिलाबाद के मुख्तलिफ उर्दू अखबारात व चैनल से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों महबूब खान, मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, हमीदुल्लाह अनवर, शफीक अहमद अतहर, मोहम्मद आसिफुद्दीन, शेख मोइज़, शेख इस्मत अली, खज़र अहमद याफ़ी और उमैम शरीफ को उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर निर्मल में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मुनक़दा तक़रीब में मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी MA वसीम शकील ने मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड तक़सीम की सदारत व नज़ामत की। मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड हासिल करने के बाद सहाफ़ियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर MA माजिद ने इस मौके पर अपने खिताब में अज़ला के उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की और अपनी जानिब से सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि ख़बरों का अहाता करने में अज़ला के सहाफ़ियों का अहम रोल रहता है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। लेकिन शिकवे के साथ हम मुहासिबा भी करना चाहिए। हम आज किस जगह पर हैं? अभी मैं सुन रहा था हमारे सदर जलसा को, वो आबरू कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन उर्दू सहाफ़त की आबरू तो मेरे अज़ला के सहाफ़ी हैं। इनकी वजह से उर्दू की एक शिनाख्त बनी हुई है। मैं जो बातें कही, मुझसे मंसूब की गई हैं, वो आपके लिए है। मैं एक चेहरा बनकर सामने आया हूँ और बहुत सी बातें कहने को दिल चाहता है, इसलिए कि उर्दू सहाफ़त जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, आज इस आज़ाद मुल्क में ग़ुलाम बनी हुई है। इस मुल्क की जो तहज़ीबी सियासी ग़ुलामी है, इसको दूर करने का इलाज उर्दू ही कर सकती है। वो कैसे, आप पूछेंगे? मौजूदा दौर में जिस किस्म की हुकूमत, जिस किस्म के सियासी माहौल, मजहबी तासुब, इसमें उर्दू कहाँ फिट हो सकती है? उर्दू ज़बान का इस्तेमाल अगर इश्तिहार में भी ले जाता है और कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाती है। अगर कहीं उर्दू में इम्तिहान होता है तो उसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाती है, सरकारी इम्तिहान होता है। तो ऐसे माहौल में उर्दू कैसे होगी? देखिए, उर्दू को हम अक्सर ये कहते हैं हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हमारे बेशुमार हमारे भाई बैठे हुए हैं अखबारात के, किस मुसीबत से, किस जो है मुश्किलात का शिकार है। अखबार के पेपर के लिए पैसे नहीं होते, अखबार प्रिंटिंग करने के लिए पैसे नहीं होते। आप बताइए, क्या आप इनके अखबार ख़रीद कर कुछ सरपरस्ती करते हैं, या आपके कुछ कारोबार हैं, अपना इश्तिहार इन अखबार के ज़रिए देते हैं? चूँकि आजकल को तो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया और इस ज़माने में तो हर चीज़ फ़ोन पर हो गई। लेकिन चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की करे, और भी ऐप्स आएंगे, और भी चीज़ें होंगी, आज डिजिटल है, कल और भी एक किस्म की साइबर जो है चीज़ें आएंगी जो आपको शख्सी तौर पर बात करवा नहीं सकती हैं। लेकिन प्रिंट की जो बात होती है, अखबारात की जो बात होती है, वो उसका कोई नेबुल बदल नहीं हो सकता। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होती है जो आपको याद दिलाती है। डिजिटल मीडिया में कोई चीज़ आई, गई, चली गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ना ही लॉ ऑफ एविडेंस जो कोर्ट में, किसी भी दुनिया के कोर्ट में लॉ ऑफ एविडेंस में ये नहीं टिक पाता। जबकि पापा खान साहब का एक छोटा सा लिखा हुआ कॉलम भी 100 साल के बाद भी वो एक डॉक्यूमेंट बन के रहता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है।
कौमी यौम तालीम तकरीब का अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से इनेकाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में किया गया। डॉक्टर नाहिदा सुल्ताना ने 8वां अहमद अली मेमोरियल लेक्चर पेश किया, जबकि डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, सैयद अली हैदर रिजवी, सैयद कलीम, डॉक्टर मीम खाफ सलीम और सैयद सादत ने तकरीब से खिताब किया। डॉक्टर आसिफ अली ने सोसाइटी के रिपोर्ट पेश की और मोहसिन खान ने निज़ामत की। इस मौके पर असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया, जबकि तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर जेड चैनल के चेयरमैन मौलाना रियाज अहमद कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के जश्न में आज ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मुईस की जानिब से एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में मौलाना आज़ाद की खिदमात को याद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ जलालुद्दीन के क़िराअत कलाम पाक से हुआ। बाज़-ए-आज़म सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मुसव्विर ने मौलाना आज़ाद की सहाफ़ती खिदमात का तज़किरा किया। प्रोग्राम में सहाफ़ियों को तहनीत भी पेश की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे बहुत बड़े एक आलिम दीन थे। उनकी ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाए। उनके अमाल किस तरह वो सहाफ़त किए थे, किस तरह उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हर शोबे के एतबार से ले लो, चाहे वो सियासी एतबार से ले लो, तो एक नेक दिल और अच्छे सिफत इंसान थे। उनकी ज़िंदगी को एक नमूना बनाकर हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते, उनको याद कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आयत उतरी थी वो इल्म की उतरी थी। इतना क्योंकि इल्म जो है तो हर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान आखिर वाले पर फ़र्ज़ है, क्योंकि तो ना सहाफ़त होती ना तो दुनिया के अंदर रोशनी होती, दुनिया आज तक भी अंधेरे में होती। तो मैं सहाफ़ी बरादरी से एक गुजारिश करता हूँ कि उलमा इकराम और हमारे सहाफ़ी बरादर जो तफसील से जब से बात करें, तमाम बातें आ चुकी, लेकिन एक मुज़ाकरे के तौर पे चंद बातें जो बोलना चाहता हूँ मैं कि इस वक्त मुल्क की हालत काफ़ी परेशान कुन है, खुसूसन मुसलमानों के लिए। तेलंगाना के ज़िला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट में गैर मजाज झोपड़ियों को हटाने और दीगर इमारतों को मुनहदम करने के दौरान कशीदगी फैल गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने गैर मजाज इमारतों के इनहदाम के लिए चलाई गई मुहिम के इस हिस्से के तौर पर आज सुबह अब्दुल्लापुर मेट पहुँचकर झोपड़ियों को तोड़ने की शुरुआत की। ताहम मकामी अफराद ने सरकारी अहदेदारों के कामों में रुकावट डालते हुए इस कार्रवाई की शदीद मुखालफत की। इस दौरान मुकामी अफराद और अहदेदारों में झड़प भी हो गई, जिसमें चंद एहतजाजी खवातीन को चोट आने की बात कही जा रही है। जिला निर्मल के भैंसा शहर के खान आटोनगर में एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का मामला सामने आया है। अकामती जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल दुआम में ज़ेर तालीम 18 साल फरहान नवाज के तौर पर मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त हुई है। ये वाक़या सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म की नाश अकामती जूनियर कॉलेज में मौजूद मस्जिद में रस्सी से लटकी हुई पाई गई। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस की जानिब से मुकाम हादसा पहुंचकर नाश को रस्सी से नीचे उतारा गया और नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस बात की इत्तला आम होते हुए अवाम में गम की लहर दौड़ गई और भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम का हुजूम सरकारी दवाखाने में जमा होने लगा। हालांकि मुतालिका जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और दीगर जिम्मेदार कई घंटों तक अस्पताल नहीं पहुंचे। खबर है कि खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के पास से एक नोट भी बरामद हुआ है। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसील। తోటి విద్యార్థులు ఒక ముగ్గురు అతన్ని వేధించారని గత వారం రోజుల నుంచి ప్రిన్సిపల్కి వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు చేరవేస్తున్నాడని చెప్పి వేధిస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియడం అటు విషయం పైన ముగ్గురు వ్యక్తులపైన పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటు విషయాన్ని గత వారం రోజుల క్రితమే అటు చనిపోయినటువంటి అబ్బాయి ప్రిన్సిపల్కి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన ఏమీ యాక్షన్స్ తీసుకోలేదని చెప్పి పేరెంట్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇటు విషయం పైన వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పిటిషన్ తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నాం. దీనిపైన ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరిపైన కూడా కఠిన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది.
हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में जो अखामी स्कूल है, एक लड़का कल फजर में फांसी लेता है और यहाँ के स्कूल के टीचरों का ये कहना है कि हमें पता नहीं, और इस बच्चे के जेब से एक नोटिस निकली है और नोटिस में लिखा हुआ है कि मैंने खुद अपने आप खुदकुशी की है और उसमें मेरे दोस्तों के जुल्म से और मेरे दोस्तों के टार्चर से मैंने फांसी ली, ये सरों का कहना है और यहाँ के आसपास के गांव के लोगों का ये कहना है। हमने तो प्रिंसिपल साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल साहब को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, प्रिंसिपल साहब हमारे सामने नहीं आ रहे और वो हमारे सामने आके मिलना नहीं चाह रहे। नाज़रीन, ऐसा हुआ तो कैसा होना कि आज ये बच्चा हुआ, कल दूसरा बच्चा होता, और कैसा हुआ कैमरे भी मौजूद है, मगर अभी तो पता नहीं कि बच्चा या खुदकुशी करा या नहीं करा। और ये उसके नोटिस में ये लिखा हुआ है कि मैंने खुदकुशी की और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। मगर मैंने सवाल किया कि ये बच्चा लिखा है क्या, मगर ये किसी का यहाँ कहना है कि कोई लिखा नहीं, हमने कोई देखा नहीं। और ऑलरेडी इस स्कूल में सीसी कैमरे मौजूद है और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िला में शेरों की नक्ल हरकत से लोग, ख़ास तौर पर किसानों में खौफ की लहर दौड़ गई है। कल आधी रात को भीमपुर तामसी के गांव के मज़ाफ़ात में पिपलकोटी रिजर्वायर व उसके करीब एक ही वक्त में 4 शेर देखे गए, जिससे गाड़ी चलाने वालों और किसानों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों ने महकमा जंगलात के अमले को इत्तला दी और महकमा जंगलात के अहलकार मौके पर पहुंच गए और शेरों की नक्ल हरकत की तस्दीक की। किसानों और आसपास के देहात के लोगों को जंगल के करीब न जाने का मशवरा दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। T20 वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड ने जमाया कब्जा, पाकिस्तान को दी 5 विकेटों से शिकस्त। गुजरात असेंबली इंतखाबात में 12 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी MIM। MP इम्तियाज जलील ने दी जानकारी। मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने PM मोदी पर की तनकीद, कहा अपोजिशन लीडर की तरह बात करना वजीर आजम को नहीं देता जहर, जितना भी जहर उगले तेलंगाना की तरक्की नहीं रुकेगी। कम्युनिस्ट लीडर नारायणा ने वजीर आजम को बनाया तनकीद का निशाना, कहा सिंगारेनी कॉलोनीज कोयला कंपनी का खून चूसने की चालें चल रहे हैं मोदी। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने दिलाया यकीन। और निर्मल में जश्न 200 साला उर्दू सहाफत के ज़मन में शानदार तकरीब का इनेकाद, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान समेत दीगर सहाफ़ियों को भी दिया गया मौलाना आज़ाद एक्सेलेंस अवार्ड। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो
तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।